चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा, जिनके अनुभव का संसार बहुत बड़ा है। 3 दशक से ज़्यादा से वो मार्केट ट्रैक कर रही हैं। घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी अच्छी पकड़ है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। 2 चीज़ें जो आपने कही थी जो मेरे दिमाग में अभी तक रही कि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है पार्टिसिपेट ना करना, और दूसरा रिस्क है कि मार्केट में 7 या 8 ही दिन होते हैं जिनमें आप पूरे साल के गेंस बना लेते हैं। वो मेरे ख्याल से दोनों बातें सच साबित हुई पिछले 1 महीने के मूव को देखकर। अब क्या करें इस समय मार्केट्स में, और खासतौर से इंडियन मार्केट में अभी भी क्या बने रहें? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसे ये बात तो ठीक है कि जब क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा ना हो तब मार्केट में निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मतलब ये मैं कभी नहीं कहती कि आप सभी पैसा शेयर मार्केट में लगा दें, पर जो भी आपको लगाना है वो निवेशित रहना ही बेहतर था। जैसा कि अभी हमारे सामने भी आया ये पिछले 1 महीने में, जैसे आप कह रहे हैं, तो अभी भी मुझे क्रैश का खतरा बहुत अधिक लगता नहीं है जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल। और वो भी ये जो मैंने कहा था ये भी डेटा के बेसिस पर ही था कि जो अप आते हैं वो एक एक दो दो दिन में बहुत बड़ा अप आ जाता है। तो ये चीज जो मैं कह रही हूँ कि क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी एक डेटा की ही बात है। हमारे दिमाग में है कि भारतीय बाजारों ने 15-16% की कंपाउंडिंग दी है 40 सालों में, लेकिन वो हर दशक बहुत अलग अलग रही है। तो आप 2010-20 का जो दशक देखें, आपकी कंपाउंडिंग खाली 8.8% थी। आपने अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो वो खाली 230 होते, जबकि आपका फिक्स डिपॉजिट में ही 200 के करीब हो जाता। तो इक्विटी मार्केट्स ने वो पूरे दशक में कोई रिटर्न खास दिया नहीं। उसके बाद ये सब कोविड और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज के कारण भी 2020 से भी कंपाउंडिंग कोई बहुत अधिक नहीं रही है। मोटी बात यह है कि आप ट्रेंड लाइन के अभी भी बहुत नीचे हैं। तो जो क्रैश का खतरा होता है वो होता है जब आप ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर निकल जाए, तो वो अभी खतरा और नजर नहीं आता। लेकिन जहां पर निवेशकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है वो है स्मॉल कैप है। और वहां पर ही थोड़ा जो निवेश हो रहा है वो अब थोड़ा पागलपन की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग आ रहे हैं उनको इतिहास पता नहीं है कि स्मॉल कैप में किस तरह से क्रैश आ सकता है। और ऐसा भी आता है कि जिसमें जो स्टॉक्स आपने निवेश किए हैं वो कभी आपको वापस उन भाव पे नहीं नजर आए, शायद बाजार में ही नहीं नजर आए। क्योंकि मैं ये देख रही थी, मैं एक डेटा देख रही थी कि 90 के दशक में कई साल थे जहां 1000 से ज्यादा लिस्टिंग हुई। और जबकि आप आज देखें तो कुल मिला के लगभग 4000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेड होते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लिस्ट होने के बाद शून्य में विलीन हो गए। नहीं। वो जो नए लोग आए हैं, निवेशक हाँ, आए हैं, हाँ। उनको शायद ये सब इतिहास पता नहीं, तो उनके लिए मैं थोड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। नहीं, वो आपने बहुत सही चेतावनी दे दी देवीना मैम। मैं बताता हूँ, मैं भी उसका रीज़न बताता हूँ। मैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ तो मैं उनकी इनसाइट्स देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आते हैं उस पर। तो मैं इनसाइट्स देख रहा था, तो 85% एंगेजमेंट जो मेरी रील पर है वो, उनकी उम्र जो है वो 34 साल से कम है, और उसमें भी आधे से ज़्यादा वो हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो फेजेस देखे नहीं हैं मार्केट में जो आपने जी। मैंने देखे हैं। तो ये बिल्कुल, ये वार्निंग बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि उनको पता नहीं करेक्शन होती क्या है। उन्हें ये नहीं पता करेक्शन क्या होती है, फॉरगेट अबाउट बेयर मार्केट क्या होती है। जो मतलब इस मार्केट में तो करेक्शन ही नहीं आया, एक 10% की करेक्शन तक नहीं आई। हमने तो 2007-8 की मार्केट में 3-4 बार 30-30% की करेक्शन देखी थी, उस बड़ी बुल मार्केट में भी। नहीं, आपको स्मॉल कैप में तो 2008 में 80% इंडेक्स गिरा था, बिल्कुल 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 78% टू बी एग्जैक्ट। और बिल्कुल। फिर जब वो 80% कोई चीज गिरती है ना, तो वो 5 गुना भी होती है तो आपको जीरो रिटर्न मिलता है। नहीं, और एब्सोल्युटली। वो वापस वो इंडेक्स लेवल आने में पूरे 8 साल लगे थे। नहीं, बिल्कुल। और 2018 में जो क्रैश आया उसमें भी लगभग 2/3 स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था। और ये भी लोग सोचते हैं कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो बहुत अच्छे रहेंगे चाहे इंडेक्स गिर जाए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था, खाली 1% स्टॉक्स थे जो नहीं गिरे थे। और जो 2018 में गिरा था, खाली 8% स्टॉक्स ऐसे थे जो नहीं गिरे थे। तो
ये आप खुशफहमी में मत रहिए कि बाजार स्मॉल कैप का चाहे इंडेक्स जो भी हो, मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ वो तो अच्छा करेंगे। वो तो खैर है हमारे तो यहाँ पे ये ना, बहुत सब सब चाहते हैं कि हम है ना उस 8% में। वो F&O में 90% लूज करते हैं, फिर भी सब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना F&O में, क्योंकि सबको लगता है कि हम आएंगे ना उस 10% में, क्या दिक्कत है। अच्छा खैर देवीना जी, ये तो बात आपकी वार्निंग सही हो गई, चलिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बड़े जी। सेक्टर्स की। एक सेक्टर जो आपको पसंद नहीं है, एक्सेप्ट एक आध बैंक्स, जो एक आध स्टॉक जो आपने इन द पास HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक रेकमेंड किए थे, लेकिन इस समय लार्ज प्राइवेट बैंकों में क्या यहाँ से निवेश करके पैसा बनेगा? अ, मैं उसमें एक तरह से बेट नहीं कर रही हूँ। आपने जैसा कहा और कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि ये तो आपका तकिया कलाम है कि मैं आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। तो मुझे बैंक्स और लेंडर्स में इन्वेस्ट करने में हमेशा डर लगता है, क्योंकि वहां पर कहाँ क्रेडिट खराब है ये आप बाहर बैठे आपको मालूम नहीं चलता है। लेवरेज सेक्टर है, कहीं पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पूरा आपके कैपिटल पे हिट आता है। तो 2020-21 में मैंने बैंक्स में निवेश नहीं किया था, 2022 में किया था। पर वहां से अब हम लोगों ने काफी कटौती कर दी है। वर्ष पिछले 2 तिमाही में हम लोग के रीबैलेंस में हमने बैंक्स में कटौती की है। थोड़ा मतलब PSU बैंक्स की तरफ रुझान ज्यादा है। लेकिन ये सेक्टर अभी भी नहीं लगता है हमारे सिस्टम्स को। तो ये सिस्टम, ये तो हम लोग काफी अंडरवेट है। ऑफ कोर्स ये इंडेक्स में सबसे बड़ा वेट वाला सेक्टर है। अ, अगर इतना बड़ा वेट नहीं होता तो शायद मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं। और जो ओके, ये पॉइंट अभी क्लियर मैम। बट अब कुछ और स्पेसेस की बात करते हैं, हैं। आज सुबह सुबह हमने प्रीशियस मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा मेटल्स की। आई मीन फेरस नॉन फेरस ग्रुप की मैम, इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। आपका मेटल्स पे कोई व्यू है इस वक्त मैम? अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सिग्नल लेने वाले सेक्टर हैं। क्योंकि जो फेरस नॉन फेरस मेटल है उसका जो भाव होता है वो यहाँ पर नहीं तय होता, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तय होता है। तो अभी हमारे सिस्टम से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि यहाँ बहुत बड़ी तेजी होने वाली है। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लग रही है? अच्छा मैम, अभी बैंक्स पर बात हुई, आपने थोड़ा सा मिड कैप को लेकर स्मॉल कैप को थोड़ा सा एक अलर्ट भी, एक रेड फ्लैग रेज भी किया, फिर मैंने आपसे मेटल्स के बारे में पूछा। और एक दो स्पेस जहां पे अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, उसमें आप आईटी को कहां रखेंगे? क्योंकि प्रीवियस हाई ऑफ निफ्टी आईटी और इस प्राइस में, स्टिल निफ्टी आईटी के इस प्राइस में एक डिफरेंशियल बाकी है, जहां की निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस हाइज को रीगेन करके बड़े सब्सटेंशियल गैप के साथ उसे क्रॉस कर दिया है। आईटी पे आपका टेक मैम इस वक्त? IT अभी हमारे सिस्टम्स को बहुत अच्छा भी नहीं लगता, बहुत बुरा भी नहीं लगता है। तो हम लोग शायद मार्केट वेट होंगे या थोड़ा सा शायद अंडर वेट हो, पर लगभग मार्केट वेट के ही आसपास होंगे। जहां तक मुझे याद है हमारा मिड कैप IT में थोड़ा ज्यादा निवेश होगा लार्ज कैप पर लार्ज कैप में भी ऐसा नहीं कि निवेश नहीं किया है। तो उसमें बहुत एक्सट्रीम व्यू अभी नहीं है कि बहुत ही अच्छा लगता हो या बहुत ही बुरा लगता हो। अभी वो स्थिति नहीं है। ओके, तो आपने मिड कैप आईटी में फिर भी आपकी बातों में थोड़ा सा झुकाव नजर आ रहा है मैम। अच्छा मैम, भले ही आप निवेशित हों या ना हो, लेकिन अगर आपने एक्सपोजर लिया है नहीं लिया है, लेकिन जब इन चुनाव के नतीजे आए हमें राज्य सरकारों के, राज्यों के, उसके बाद हमने डिफेंस में, रेलवेज में एक और मूव देखा। आई मीन जनता जनार्दन जो भी एक्सपेक्ट कर रही है 2024 के चुनाव में, उसके मद्देनजर ये दो स्पेस काफ़ी हॉट फेवरेट रहे हैं, पैसा भी बना है। आई मीन स्टॉक्स लाइक HL, इनकी तो तस्वीर ही बदल गई। इन दो स्पेसिस पे आपका टेक मैम इस वक्त, अगर आप अच्छा पैसा बना चुके हैं तो? थोड़ा सावधान रहिए। अभी हम लोग अभी बहुत बड़ा इसमें निवेश नहीं होगा, पर आपने जिन स्टॉक्स का नाम लिया उनमें पहले निवेश कर चुके हैं। पर जहां तक भी हो, जब कहानी सबको समझ में आने लगती है, सब उसमें कूदने लगते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर जाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। देवीना मैम, एक आखिरी सवाल। इस समय फिर अब ये मान लें कि 2024 की कहानी रहेगी रेट कट्स, और क्या उस हिसाब से अभी भी इक्विटी मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा?
मुझे लगता नहीं कि भारत की का बाजार रेट कट से ही चलेगा या डूबेगा, या मतलब रेट बढ़ने से। तो वो मेरे ख्याल वो लिंकेज उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा 2024 में, पर उतना बड़ा होगा ये कहना तो मुश्किल है। क्योंकि अभी भारत की आप इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर देखें तो अभी भी अब 4 साल हो गए हैं, हम 4% से ऊपर ही चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है। और दूसरी बात है कि ये जरूर है कि सेंट्रल बैंक के लिए रेट के लिए वो लोग कोर इन्फ्लेशन देखते हैं, जो फूड और फ्यूल को हटाकर। पर भारत के लिए जो फूड इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहती है, जो खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी, और मैं कहूँगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक है उसके बजट में ये एक बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो जब अगर खाने के दाम बढ़ते हैं तो फिर एफएमसीजी से लेके एंट्री लेवल ड्यूरेबल तक सब जगह उसका असर नजर आता है कि बजट में अब उसका स्कोप कम रह जाता है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी रेट कट मेरे ख्याल से तो आरबीआई बहुत जल्दी नहीं करेगा। फेड का जरूर थोड़ा ज्यादा डविश कल का जो स्टेटमेंट था कि अब हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं रखना चाहते, तो अगले साल से कुछ शुरू होगा। इस साल की तो हमारी कभी भी उम्मीद नहीं थी कि रेट कट आएगा। 1.5 साल पहले के भी आप मेरे इंटरव्यू देखें, अब आएगा तो 2024 में किसी समय। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।